अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक वजीर आजम इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है। दो अहम केसेस में उनके करीबी साथी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से मंसूब अहम बयानात सामने आ चुके हैं और आज 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान ने नैब में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। पहले साइफर केस में लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की तहकीकात के खिलाफ स्टे ऑर्डर खत्म किया। फिर एक माह से जायद अरसे तक लापता रहने वाले आजम खान का बयान हल्फी सामने आ गया और फिर FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई, असद उमर और शामिम कुरैशी को 24 जुलाई को तलब कर लिया। हुकूमत का ख्याल है कि ये ओपन एंड शट केस है। साबिक वजीर आजम ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उन्हें 14 साल या इससे भी ज़्यादा सज़ा हो सकती है। और आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए कहा है कि साइफर मामले में बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली तक जा सकती है, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। साथ ही आज 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त हुई है और आजम खान इस केस में नैब के सामने पेश हो गए हैं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ नैब ने आजम खान की तलबी का नोटिस जारी किया था और आज उन्हें तलब किया था, जिसके बाद आज आजम खान नैब के सामने पेश हो गए। आजम खान को जारी होने वाले नैब के नोटिस के मुताबिक 2 दिसंबर 2019 को वजीर आजम के लिए नोट के पैराग्राफ नंबर 10 में ये लिखा था कि 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा होंगे, मगर ये पैसे कौमी खजाने में जमा नहीं हुए। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें लिखा था कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी फौरी तौर पर पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस करने पर रजामंद हो गई है। नैब के नोटिस के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें लिखा गया था कि नेशनल क्राइम एजेंसी पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस करने को तैयार है, मगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने के बजाय बेईमानी और बददियानती से सुप्रीम कोर्ट में वाजिबात के लिए बनाए गए अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए। नैब के नोटिस के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि 25 नवंबर 2019 को 11 करोड़ 67 लाख पाउंड, 26 नवंबर 2019 को 2 करोड़ पाउंड से जायद रकम और 11 मई 2022 को 34 करोड़ पाउंड से जायद रकम बरतानिया से मज़कूरा अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। कार्रवाई से मजीद पता चला कि 2 दिसंबर को जब शहजाद अकबर की तरफ से वजीर आजम को नोट भेजा गया था, उस वक्त आप वजीर आजम के सेक्रेटरी थे, इसलिए आपको 6 जून और 19 जून को भी तलब किया गया था, मगर आप पेशी नहीं हुए। अब आपको दोबारा पेशी के लिए नोटिस जारी किया जाता है कि नैब के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं और फिर आज आजम खान नैब के सामने पेश हो गए। ये केस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इस केस में 3 दिसंबर 2019 को होने वाले काबीना इजलास के हवाले से काबीना के अहम अरकान फवाद चौधरी, शेख रशीद, फैसल वाउडा, मलिक अमीन असलम और नदीम अफजल चंद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चार्जशीट कर चुके हैं और वाज़ेह कर चुके हैं कि काबीना के इजलास में एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत कराए गए जो सील्ड लिफाफे के अंदर था। 5 वज़रा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनसे सील्ड लिफाफे पर उस वक्त के वज़ीर आज़म और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने दस्तखत कराए, मगर अभी तक कोई एक वज़ीर ऐसा नहीं है जिसने इस दावे की नफ़ी की हो और चेयरमैन PTI के और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ को दुरुस्त कहा हो। हालांकि उस वक्त की काबीना के मुतादिद अरकान अब भी तहरीक इंसाफ में हैं, कुछ गिरफ्तार नहीं हैं, रूपोश हैं और मुसलसल सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं, मगर इस मामले पर मुकम्मल खामोश हैं और इमरान खान के बयान की तायीद करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। अब इस केस में आजम खान नैब के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एजाज सैयद साहब, ज़ाहिर है अहम पेशी आजम खान की, क्या हुआ आज, क्या मालूमात हैं? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, आज़म खान को जो बुलाया गया था वो नैब की तहकीकात की जो पूरी जो लड़ी है उसकी अहम कड़ी के लिए बुलाया गया था और वो कड़ी ये थी कि जो एसेट्स रिकवरी यूनिट की तरफ से एक नोट भेजा गया था शहजाद अकबर साहब की तरफ से वज़ीर आज़म को, उस नोट के ऊपर वज़ीर आज़म के डायरेक्टिव क्या थे और कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, तो उसकी तफसीलात जानने के लिए कि आज़म खान के पास, चूँकि वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू PM थे, उन्हें वो नोट कब आया और क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिखाया वो नोट, तो इसके लिए बुलाया गया था। और आज़म खान ने बिल्कुल तस्दीक की इस बात की कि 2 तारीख को 2 दिसंबर 2019 को वो नोट आया था और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने वो नोट रख दिया। अब यहाँ पर एक अहम बात आती है कि जो कैबिनेट की अगले दिन मीटिंग थी, तो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर
एजेंडे के ऊपर वो नोट नहीं था। उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने अकॉर्डिंग टू हमारे ज़राए के मुताबिक जो आज़म खान ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज ख़ुद वो नोट निकाला और जो कि कैबिनेट की मीटिंग के एजेंडे के ऊपर नहीं था और उसको अनाउंस किया, उसको लहराया और दिखाया कि ये एक अहम कौमी नोयत का मामला है, सीक्रेट नोयत का मामला है, तो इसकी मंजूरी दी जाए, जिसकी मंजूरी दी गई। और वो नोट क्या था? बेसिकली वो नोट थी एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड थी कि एनसीए के साथ जो मुआहदा हो रहा है उसको कॉन्फिडेंस में हुकूमत पाकिस्तान रखेगी। तो उस कॉन्फिडेंशियलिटी डीड की जो अप्रूवल है वो कैबिनेट ने दी और इस तरह से मामला हुआ। और ये सारी बातें जो है आज़म खान ने आज नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बता दी हैं। ये बड़ा अहम मामला है कि आज़म खान ने ये बातें कर दी हैं। ज़ाहिर है शराद अकबर के हवाले से जो साबिक वज़रा हैं वो सवाल उठा चुके हैं। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, सील था, जिस पर सवाल उठा चुके हैं। आप ये कह रहे हैं आज़म खान के का जो बयान है वो क्या मुश्किलात खड़ी कर सकता है साबिक वज़ीर आज़म के लिए? ऑनेस्टली पूछिए कि इस वक्त जो तमाम तोपों का रुख है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर है या उनकी अहलिया के ऊपर है। फ्रैंकली स्पीकिंग शायद ट्रायल कोर्ट में जाकर जिस तरह पाकिस्तान का सिस्टम है उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जो ही सिचुएशन बदलेगी ये केस आला अदालतों में गया तो उड़ा दिया जाएगा। मैं आपको एंड गेम बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इस सारे केस में एक बुनियादी खामी है। खामी बुनियादी ये है कि जो बेनिफिट वसूल करने वाले लोग हैं यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया, और उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने बेनिफिट दिया, जो प्रॉपर्टी की टाइकून जिसने बेनिफिट दिया उसके ऊपर जोर नहीं डाला जा रहा। तो फ़िलहाल तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नुकसान हो सकता है, लेकिन एट दी लॉन्गर स्टेज चूँकि मकसद इसका कुछ और है, एट दी लॉन्गर स्टेज ये केस उड़ जाएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप बहुत सारे केसेस हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो आए दिन सामने आ रहे हैं। तोशाखाना केस की भी समाअत तेज़ी से चल रही है, 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी आप जो नज़र रखे हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या मुमकिन तौर पर किसी केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना और उनकी गिरफ्तारी तक हो जाना, सज़ा हो जाना, इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको, और किस केस में हो सकता है? इस वक्त जो फौरी तौर पे शाहजेब केस जो नज़र आ रहा है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, मैं नहीं समझता कि 2 माह से ज़्यादा देर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह के अंदर ये हो जाएगी और सज़ा भी हो जाएगी। वो जो केस है वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस जमा कराया हुआ है यहाँ पर इस्लामाबाद की लोकल एडिशनल सेशन जज की अदालत में, जहाँ पर उनकी जो मिस डिक्लेरेशन है कि उन्होंने तोशाखाना से जो गिफ्ट्स दिए थे उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ अपने एनुअल एसेट्स में। और आपको पता हो कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो अब मजमूई तौर पर वो इमरान खान साहब को वो डिस्क्वालीफाई भी कर चुका हुआ है, और उसी केस का एक पोर्शन लोकल कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और उसके आपको पता है कि 2 गवाहों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। ज़्यादा लंबी गवाहों की तादाद भी नहीं है मेरे ख्याल में कि वो केस अगले चंद हफ्तों में क्लियर हो जाएगा और उसमें खान साहब ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बल्कि शायद उनको सज़ा भी हो जाए, वो कैद भी हो जाए। सैयद साहब इस वाले से तफसीलात बता रहे थे। आज भी तोशाखाना केस में गवाहों पर जिरा हुई इमरान खान साहब के वकील की तरफ से की गई। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये बात वाज़ेह होने लगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है उसे यहाँ तक चेयरमैन PTI की बेसब्री, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिशों और गलत मशवरों पर अमल ने पहुँचाया है। वरना PTI को इलेक्शन भी मिल जाते और मुमकिन तौर पर हुकूमत भी मिल जाती। इस बात का इजहार पहले तो हुकूमती वुज़रा करते थे, मगर अब हालिया दिनों में PTI छोड़ने वाले और अब भी PTI में मौजूद सीनियर रहनुमा कर रहे हैं। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी इस बात पर बहुत नाराज़गी थी कि चेयरमैन PTI ने अपनी इन बातों, रवैये, जल्दबाजी
और गलत मशवरे सुनकर अगला इलेक्शन तकरीबन गंवा दिया। गुज़िश्ता दिनों भी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर हमें बताया, और हमने ये बात आवाम के सामने भी रखी थी, कि चेयरमैन पीटीआई उस स्टेज पर चले गए थे कि जहां पर पार्टी की सीनियर लीडरशिप में भी उनकी बात से इत्तफाक ना करने की हिम्मत खत्म हो गई थी, और चेयरमैन पीटीआई ने मुशावरत डिक्टेशन में बदल दी थी कि जो मैं कहूंगा बस वही होगा। उन्होंने मजीद बताया कि चेयरमैन पीटीआई जिनके मशवरों पर अमल करते हैं वो सियासत में तजर्बा नहीं रखते, मगर उनके ज़ाती और रूहानी तौर पर सबसे करीब होने की वजह से बात सिर्फ उनकी चलती है। ये बातें हमें जिस रहनुमा ने बताई थी वो अब भी पार्टी में मौजूद है, मगर मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं, अंदर की बातें सामने ला रहे हैं, और अब ये हक़ाइक़ और बयानात सामने आ रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी बेसब्री की वजह से आज खुद को और अपनी जमात को इस नहज पर पहुंचाया है, सूरत हाल को बार बार ख़राब किया है और उसे ठीक करने के कई मौक़े भी ज़ाया किए हैं। हाल ही में पीटीआई छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले चेयरमैन पीटीआई के दरीना साथी परवेज़ खटक ने इंकिशाफ किया है कि पीटीआई ने 4 बार इलेक्शन के मौक़े ज़ाया किए। ऐसा क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा राज है। इसके बाद वफाकी वजीर अयाज सादिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए परवेज़ खटक के बयान को दुरुस्त करार देते हुए मज़ीद इंकिशाफ कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से 2 महीने पहले भी उनकी और साद रफ़ीक की पीटीआई के सद कैसर और परवेज़ खटक से मुलाकात हुई थी। उन्हें चेयरमैन पीटीआई ने भेजा था। उनकी 3 शराइत तो हमने मान ली थी, लेकिन एक शर्त हम नहीं मान सकते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए हम नाम देंगे, आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। लेकिन हमने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है और ना ही ये पैगाम आगे पहुँचाएंगे। क्या परवेज़ खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफ़ा इलेक्शन का चांस मिला? मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ही हो। बहुत मौके आए। एक हमारी चीफ की अपॉइंटमेंट से 2 महीने पहले मुलाकात हुई है, उसमें साद रफ़ीक साहब और मैं इधर से गए, उधर से असद कैसर साहब परवेज़ खटक साहब थे, वो भेजे गए थे। कह के उन्होंने कहा कि हमें इमरान ने भेजा है। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, दहशत गर्दी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे, जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट? जी, ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी। इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे। नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। हमने कहा नहीं, और वो दोनों पैगाम लेके आए थे। वो भी बड़ी दबी जबान में ये बात कर रहे थे, जिस तरह के किसी को रोका जाए ना कि ये बात कह के भेजा गया कि करो और वो ना करना चाह रहे हो, इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो हमने कहा कि जी ये हमारे बस की बात नहीं, ना ही हम ये आगे पैगाम पहुँचाएंगे। यानी पिछले साल दूसरी बार इलेक्शन का प्लान मिल रहा था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की आर्मी चीफ तैनात करने की ख्वाहिश ने यह मौका ज़ाया करवा दिया। और ये हक़ाइक़ पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं कि गुज़िश्ता साल जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब था, तो चेयरमैन पीटीआई की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोका जाए। उन्होंने इस मकसद के हसूल के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ भी दे दी थी, ताकि जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएँ। हालांकि चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई थी और अमेरिका को उनके खिलाफ भड़काया था, मगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए जनरल बाजवा को महदूद तौसी देने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने भी उस वक्त महदूद तौसी के मुतालबे को माना था। यानी उसी जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए तैयार हो गए थे जिन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। उन्हें मीर जाफ़र मीर सादी को न्यूट्रल के अलक़ाबात से पुकारते थे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई चाहते थे कि किसी भी तरह नवंबर गुजर जाए और जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएं। इसके लिए वो सड़कों पर भी निकल आए और ये डिमांड करने लगे कि ये हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकती। खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा तनवीर इलियास ने बयान दिया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की कड़ी था। हमने चेयरमैन पीटीआई से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आप अपना मार्च 2 दिन आगे कर दें, मगर उन्होंने जवाब दिया कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी साथी और साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा भी हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही दावा कर चुके हैं। ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया, वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। सिर्फ यही नहीं, पिछले साल सहाफ़ियों से मुलाकात में खुद चेयरमैन पीटीआई ने जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ मुमकिन तैनाती की मुखालफत की थी, मगर उनकी भरपूर कोशिशों और दबाव के बावजूद जब पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनरल आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया और उसकी समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी, मगर आरिफ अलवी इसकी फौरी मंजूरी देने के बजाय खुसूसी तैयारा लेकर लाहौर में ज़मान पार्क पहुँच गए। चेयरमैन पीटीआई से इस हवाले से मुलाकात की और फिर वापस ऐवान सदर पहुँचने के बाद उन्होंने समरी पर दस्तखत किए। यानी सारा मामला मुतनाज़ बनाने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर समरी की मंजूरी दी गई और आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। और अब वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई की पर्दे के पीछे की कोशिशों का मामला उठा दिया है, जिससे फिर सवाल उठ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के लिए इलेक्शन हासिल करने से मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकना और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना
ज़्यादा अहम क्यों था। और परवेज़ खटक भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा राज है कि पीटीआई ने बार बार इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए, और ये हक़ाइक़ से भी साबित हो रहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी ज़िद की वजह से पिछले साल की तरह रवा साल भी इलेक्शन हासिल करने का एक मौका ज़ाया कर दिया, जिसकी तस्दीक पीटीआई के अंदर से भी हो रही है। रवा साल अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में कौमी असम्बली की तहलील और इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हुए थे, जो बज़ाहिर कामयाब लग रहे थे मगर अचानक नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी दरमियान में थे मगर नाकाम हो गए। फिर हुकूमत ने दावा किया कि मुज़ाकरात चेयरमैन पीटीआई की वजह से नाकाम हुए। बाद में पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने तस्दीक की कि हमें हुकूमत से इलेक्शन की तारीख ले लेनी चाहिए थी, मगर चेयरमैन पीटीआई ने इनकार कर दी। असद उमर जो बात कर रहे थे उससे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान यानी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही थी। इन दोनों वज़रा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के साथ इलेक्शन की तारीख पर तकरीबन इत्तफ़ाक़ हो गया था, लेकिन जब वो अपने चेयरमैन से बात करके आए तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में जब ये हक़ाइक़ सामने रखे थे तो उसके अगले दिन मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने इस बात की तस्दीक कर दी थी और हमें बताया था कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है, और हमने ये खबर उस दिन अवाम के सामने भी रखी थी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल कहा था कि मुज़ाकरात के आखिरी दौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली ज़फ़र ने 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को नए इंतख़ाबात की तारीख पर इत्तफ़ाक़ कर लिया था। फिर अली ज़फ़र, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने 10 मिनट का वक्फा लिया और इमरान खान को फ़ोन किया। फिर वापस आए तो वो परेशान थे और उन्होंने कहा कि तजवीज़ तो अच्छी थी, लेकिन इमरान खान ने फौरी असम्बलियाँ तहलील करने की शर्त लगा दी है, इसलिए मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और आज उस वक्त मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने तस्दीक करते हुए बताया है कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। अब ये तो था इलेक्शन हासिल करने का वो मौका जो चेयरमैन पीटीआई ने रवा साल ज़ाया कर दिया, लेकिन इससे 1 साल पहले भी पीटीआई इलेक्शन हासिल करने का एक सुनहरी मौका गंवा चुकी है। गुज़िश्ता साल 25 मई को यानी हुकूमत जाने के सिर्फ 1.5 महीने के बाद अपने लॉन्ग मार्च से पहले चेयरमैन पीटीआई ने एक भरपूर कैंपेन चलाई और फिर वो हुकूमत को फौरी इलेक्शन के लिए मजबूर करने में तकरीबन कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो खुद उन पर उल्टी पड़ गई और फौरी इलेक्शन हासिल करने का सुनहरी मौका हाथ से निकल गया। नून लीग मुसलसल ये दावा करती रही है कि गुज़िश्ता साल मई में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने और इलेक्शन में जाने का कह दिया था, और शहबाज शरीफ ने पिछले साल 25 मई से पहले असेंबली तहलील करने का ऐलान करना था और ये बात तहरीक इंसाफ को बता भी दी गई थी। मगर चेयरमैन पीटीआई ने क्रेडिट लेने के लिए फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया क्योंकि चेयरमैन पीटीआई अपनी ज़िद पर अड़ गए थे। नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही थी और फिर रवा साल जनरल बाजवा ने भी तस्दीक कर दी कि गुज़िश्ता साल 19 मई को नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया था कि अगले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे, लेकिन हमने IMF से मुज़ाकरात की वजह से नवाज शरीफ को 10 दिन बाद वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। ये बात चेयरमैन पीटीआई को भी पहुँचा दी गई और उनसे कहा गया कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो हुकूमत भी मुस्ताफ़ी होने से पीछे हट गई। हाल ही में परवेज़ खटक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। इमरान खान अपने मिलिट्री ट्रायल का भी बार बार दावा कर रहे हैं, मगर आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम पेशरफ्त हुई, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के सर पर मुतादिद केसेस में तलवार लटक रही है, लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें खुद उनके मुताबिक उन्हें ट्रायल का सामना सिविल अदालतों में नहीं बल्कि फ़ौजी अदालतों में करना पड़ सकता है, और वो केस है सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल का। और आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज ट्रायल से मुतालिक अहम मामलात पर अदालत को यकीन दहानी करवा दी है। अटॉर्नी जनरल ने हिदायत लेने के बाद आज अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से दिए जाने वाले फैसलों में तफसीली वजूहात मौजूद होंगी और गिरफ्तार अफराद को मिलिट्री ट्रायल में प्राइवेट वकील करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। और यह भी वाज़ेह किया है कि बादियों नज़र में गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सज़ाए मौत या 14 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, मगर मुल्जिमान को अपील का हक देने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मजीद 1 माह का वक्त देने की इस्तदा कर दी। साथ ही चीफ जस्टिस ने आज तमाम फरीक़ैन पर यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल कभी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, और अगर हुकूमत चली भी गई तो अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका ज़िम्मेदारों से जवाब लेगी। आज समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पिछली समाअत पर 9 मई को मनसूबाबंदी से किए गए हमलों की तफसीलात सामने रखी। तस्वीरी शवाहिद से साबित है कि हमले में मुलविस तमाम अफराद के चेहरे वाज़ेह थे। सिर्फ 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। दोबारा से कहना चाहता हूँ कि जो 9 मई को हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी ने सवाल किया कि किस तरीक़ा कार के तहत लोगों को फ़ौजी तहवील में दिया गया,
जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जो 9 मई को हुआ उसकी इजाज़त मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। जो 9 मई को वाक़यात हुए उसका रद्द-ए-अमल भी इसी तरीके से आना था। अदालत का सवाल यह है कि गिरफ्तार अफराद को मुंसिफाना और फेयर ट्रायल का हक मिलेगा या नहीं। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी कानून के दायरे में आता है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ। फौजी अफसर के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या अखज़ कर लिया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह आर्मी एक्ट में दर्ज है। तो जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल उठाया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरा कार से बाहर है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। इस पर जस्टिस याया अफरीदी ने फिर से सवाल उठाया कि फौजी हो या सिविलियन, क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में आने वाले बुनियादी इंसानी हुकूक से बाहर होंगे। इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि क्या किसी आर्मी अफसर को जख्मी करना उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने से रोकने के मुतरादिफ होगा। बुनियादी इंसानी हुकूक के बगैर तमाम जराइम पर कोर्ट मार्शल की सजा लगती है। एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हुकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मखसूस कानून में तो इंसानी हुकूक का इतलाक ही नहीं होता। मैं आपकी दलील की मंतक समझने से कासिर हूँ। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को मिलिट्री ट्रायल का तरीक़ाकार बताना चाहता हूँ, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि मिलिट्री ट्रायल का तरीक़ाकार बताने की क्या ज़रूरत है जब बुनियादी हुकूक का इतलाक होता ही नहीं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जो बताना चाहते हैं बताएं। अदलिया की आज़ादी इंसाफ की बुनियाद है। मिस्टर अटॉर्नी जनरल, 2015 में जो आइन को पसे पुश्त डाला गया था वो अब नहीं हो रहा। फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ किसी आज़ादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हुकूक की ज़मानत है। मुल्जिमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिमान को अपने दिफा का पूरा वक्त दिया जाता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजमी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सजाए मौत का मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बादियो नज़र में 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल से पहले आप कैसे कह सकते हैं कि सज़ा 14 साल के बजाय 2 साल तक की होगी। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मिलिट्री अदालत में उम्र कैद या सज़ाए मौत बैरूनी साजिश में मुलव्विस होने पर दी जाती है। अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में तफसीली वजूहात दी जाएंगी। यकीन दहानी कराता हूँ कि गिरफ्तार अफराद को मिलिट्री ट्रायल में प्राइवेट वकील करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। आपके मुताबिक अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ बल्कि तफ्तीश चल रही है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तक किसी मुल्जिम का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा, शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे और ट्रायल खुली अदालत में होगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के अहले खाना और वकला को आने की इजाज़त होगी। इस दौरान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान को सेल में रखा गया है या कमरों में। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं रखा गया है। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर ज़रूरी सहूलतें दी गई हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तार अफराद को दिमागी या जिस्मानी मुश्किलात का शिकार नहीं होना चाहिए। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत से कहा कि अटॉर्नी जनरल बहुत माहिराना तरीके से केस लेकर चल रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ये नहीं बता रहे हैं कि फौजी तहवील में मुल्जिमान को कैसे रखा गया है। हुकूमत को कानून साजी करने से कौन रोक रहा है। ट्रायल के लिए कानून में तरमीम करके अदालतें क्यों नहीं बना देते। ज़ियाउल हक के वक्त से मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये ज़िया का दौर नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल कभी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मुल्जिमान को अपील का हक देने के मामले में अदालत से मोहलत की इस्तदा कर दी और कहा कि इस मामले पर बहुत मोहतात रहकर गौर की ज़रूरत है। ऐसे चलना होगा कि आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन मुतासिर ना हो। कुछ चीज़ों का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ जहन में रखना होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपको कितना वक्त दरकार है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1 माह का वक्त दे दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत चली भी गई तो अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका जिम्मेदार से जवाब लेगी। हम किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस हवाले से मैं आपको इन चैम्बर बताऊंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि ज़ेर हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। ज़ेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ज़ेर हिरासत अफराद से मुताल्लिक गुज़िश्ता हुक्म बरकरार रहेगा। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत मज़ीद समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दे। कुलभूषण और जासूसी में पकड़े गए दीगर हसास मुकदमात मुतासिर हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत
बाहिमी मुशावरत से समात की आइंदा तारीख के बारे में आगाह करेगी। ये बताएं कि 9 मई के वाक़यात के मुल्जिमान को किन हालात में रखा गया है। अटॉर्नी जनरल, क्या ये मुमकिन है कि वुकला का एक ग्रुप जायजा ले सके? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वुकला का ग्रुप तो नहीं, मुल्जिमान के अहले खानों को मिलवाया जा सकता है ताकि वो देख सकें कि उन्हें किन हालात में रखा गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तो एक रिटायर्ड जज तो जायजा ले सकते हैं कि जेल रूल्स का इतलाक हो रहा है या नहीं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना दे दें। जबकि समात के आखिर में हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के मामले पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए निगरान हुकूमत भी कानून साजी कर सकती है और ऑर्डिनेंस भी ला सकती है, जिसके बाद केस की मजीद समात 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में यकीन दहानियाँ करवाई हैं और कहा है कि तहकीकात के दौरान जो अब भी जारी हैं उसमें बादियो नज़र में मुल्जिमान के खिलाफ कोई ऐसा जुर्म आयद नहीं किया गया जिसमें सजाए मौत या तवील मुद्दत की सज़ा शामिल हो और अब तक किसी भी मुल्जिम के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ और ना ही अदालत को आगाह किए बगैर ऐसा किया जाएगा। ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि मुल्जिम को अपनी मर्जी का वकील करने का हक होगा और मुल्जिम के अहले खाना केस की कार्रवाई में शिरकत कर सकते हैं और मुल्जिमान के खिलाफ फैसलों में तफसीली वजूहात भी शामिल होंगी। इसके अलावा ट्रायल के दौरान जो सबूत रिकॉर्ड किए जाएंगे वो कानून के मुताबिक किए जाएंगे और ऐसा ज़ाब्ता अपनाया जाएगा जिसका इतलाक आम दायरा कार रखने वाले क्रिमिनल कोर्ट्स पर होता है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दहानी करवाई है कि ट्रायल में जो फैसला दिया जाएगा वो वजूहात पर मबनी होगा, जिसके बाद अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि मुल्जिमान को अपील का हक देने के मामले पर अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने का वक्त दिया जाता है और केस की मज़ीद समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी की जाती है। यानी अटॉर्नी जनरल ने 1 माह का वक्त मांगा था जबकि अदालत ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी है। प्राइम शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस ख्वाहिश और उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि IMF के साथ मौजूदा 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा आखिरी मुआहदा साबित हो और फिर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मगर ऐसा करने के लिए कोई इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। माजी में भी हुकूमतें यही दावे करती रही हैं और फिर किसी हुकूमत के जाते ही IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा और कोई हुकूमत IMF का प्रोग्राम ही मुकम्मल नहीं कर सकी और जाते जाते उसे डीरेल भी कर गई। मौजूदा हुकूमत ने IMF को मुतमईन करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। जो तनख्वाहदार तबका पहले से टैक्स देता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया, पहले सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया, जो अमीर और गरीब को एक जितना मुतासिर करता है। पहले से टैक्स देने वाले इदारों पर टैक्स का और बोझ डाल दिया, मगर ज़राअत, कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर की आमदनी पर उसी तरह टैक्स लगाने को हुकूमत तैयार नहीं है। फिर खबर आई कि IMF की शराइत के तहत एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की आमदनी पर भी टैक्स लगेगा, मगर आज वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने इसे अफवाह करार दे दिया और साफ इनकार कर दिया। एक अफवाह चली और मैंने करीबन दर्जन अखबारों में पिछले चंद रोज में पढ़ा, IMF मुआहदा सख्त शराइत जारी, ज़राअत और तामीरात लगाया जाए। सर, आपकी विटनेस में और सब साथी जो मौजूद हैं इनकी विटनेस में मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं, जितने हमारे वो हमने डिलीवर कर चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि खुद वजीर ख़जाना ने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को लिख कर दिया है और फिर IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान इस माली साल में 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस देगा और उसके लिए इकदाम किए जाएंगे और उन इकदाम में उन सेक्टर्स को टारगेट करना शामिल है जो पूरी तरह टैक्स नहीं देते, जैसा कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यह खुद IMF को वज़ीर ख़जाना ने लिख कर दिया और फिर आज अफवाह करार देकर इनकार कर दिया। एग्रीकल्चर मुल्क की मईशत का 22% है, जबकि टैक्स में उसका किरदार ना होने के बराबर है। सूबाई मामला है और हुकूमत ने IMF को सूबाई सरप्लस की कमिटमेंट भी दी है, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन से टैक्स इकट्ठा करने की कमिटमेंट दी है, मगर अब पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकार कर दिया है। गरीब किसान पर टैक्स ना लगाइए, मगर सूबों के साथ बैठकर बड़े ज़मींदारों को तो आमदनी पर पूरी तरह टैक्स देने पर मजबूर कीजिए और कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर को भी उसी तरह टैक्स रेट में लाइए, वरना मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के दावे मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तकरीबन 9.5% है और भारत का 17%, यहाँ तक कि नेपाल का 18% है। ऐसे चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा और कैसे अपने पांव पर खड़ा होगा। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे एक और अहम पेशरफ्त के हवाले से। 22 दिन बाद असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि असेंबली मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही तहलील कर दी जाएगी और फिर 90 दिन में आम इंतखाबात होंगे। इस दौरान मुल्क में निगरान सेटअप होगा, मगर अभी निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी। आज से खबर सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत के लिए नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार शामिल है। ज़राए के मुताबिक नून लीग के सीनियर रहनुमा पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क
दिया गया है। ये कमेटी पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी है। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। अब ये अहम बात होगी क्योंकि MQM से मुलाकात करके वज़ीर आज़म ने यकीन दहानियाँ कराई हैं। MQM को वज़ीर आज़म से बहुत उम्मीद है, मगर वज़रा वाज़े कर रहे हैं कि जो इलेक्शन होंगे वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी ये वाज़े कर दिया है, मगर MQM कह रही है कि अगर आइनी तरमीम दरकार है पूरे मुल्क में नई मरदमशुमारी के तहत जो असम्बलियों की तकसीम है सूबों में, उसे बदलने के लिए, तो सूबों के अंदर असम्बलियों की तकसीम तो बदली जा सकती है मगर आइनी तरमीम के हुकूमत इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं दे रही है। हमने आज भी रब्ता किया कि इस पर बात कर सकें। देखते हैं कि ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है और हल होता है या नहीं होता है। MQM की डिमांड पूरी होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो फिर वक्त पर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।